जैसा कि आप सब लोगों को ये पता है कि आज आप लोग का एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोग का एग्जाम हो चुका है तो आंसर की मिला लीजिएगा। आज ज्योग्राफी का पेपर लेकर के आया हूं जिसका आंसर की देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर की दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम में इसका जो पीडीएफ मैं आप लोग को डाल दूंगा। ठीक है। और आप लोग पूरी तरीके से टेलीग्राम के अंदर जा करके देख लीजिएगा जिसका नाम है बीबीपी हेल्प नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। और जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप 2025 की कंप्लीट और शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो सब कुछ आप लोग जो यहाँ पर मिल जाएगा। बस आप लोग को टेलीग्राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा। और भी अभी एग्जाम्स बाकी हैं, अगर उनका भी अगर ओरिजिनल पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ चाहिए तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या घनत्व होता क्या है, देखिए उत्तर में देखते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 किलोमीटर के अंदर जितना भी लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। 1 किलोमीटर, मान ले कि 1 किलोमीटर इतना दूरी तक है, तो जितना जो है लोग रहते हैं, तो उसी जनसंख्या घनत्व को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व तो लगभग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। यानी कितना, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है भारत का जनसंख्या 1 किलोमीटर के अंदर। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, 1102। भाई बिहार का ना बहुत ज्यादा नहीं घनत्व आबादी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है ना 1102 देखने को मिलती है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है। और ये देश में सबसे अधिक है, और ये पूरी देश में से क्या है, सबसे अधिक है। बस इतना आप लोगों को लिख देना है, आपको नंबर जो है सीधे सीधे दे दिया जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस पीडीएफ को भी मैं आप लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, इसलिए टेलीग्राम के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साक्षरता दर क्या है। देखिए साक्षरता दर की अगर बात करते हैं, क्या है दोस्तों, चलिए, तो साक्षरता दर की अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या है ये भी आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, बस सेम टू सेम लिख देना है। क्या है कि साक्षरता दर की बात करते हैं, उत्तर क्या है, किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष समय अवधि, यानी किसी भी क्षेत्र, किसी विशेष खास क्षेत्र की किसी भी विशेष समय अवधि में, समय अवधि मतलब समय के दौरान 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या का कुल प्रतिशत, यानी 7 वर्ष के बाद क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग कितना है, उनकी जो जनसंख्या ये होती है, काउंटिंग होती है, तो कुल प्रतिशत जो पढ़ लिख सकती है। ठीक है। देश भर में साक्षरता दर के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता है। ठीक है। तो देखिए, यानी कि जो भी साक्षरता दर की अगर बात करेंगे, 7 वर्ष के अंदर किसी खास राज्य या क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उसी को बोलते हैं साक्षरता दर। बस इतना लिख देना है ना। 2011 और 15वीं आधिकारिक जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना था, 74.4। कितना था, 74.4 है। ठीक है। और यानी भारत के सबसे ज्यादा जो है ना प्रतिशत यानी पढ़े लिखे कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है 98.01। ये है केरल के अंदर, सबसे ज्यादा केरल के अंदर मिलता है देखने को। ठीक है। बस आप लोग को ये वाला चीज नोट कर लेना है, देख लेना है। अब बात करते फिर आगे तरफ। आगे तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है, देखिए दोस्तों, सूचकांक की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, होता है कि किसी भी देश का विकास के बारे में पता चलता है कि कितना ये विकास है, ये आर्थिक स्थिति कितना इसका सही है, ये सारा चीज क्या दर्शाती है, यानी एक सूचकांक है ये, यानी नापने का एक समझो, कि एक नापने का यंत्र समझो इसको। ठीक है। सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक संख्यांकी उपकरण है, देखिए यंत्र है, जिससे किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का आकलन होता, आकलन किया जाता। आकलन का मतलब होता वही, यानी जांच करना, यानी सामाजिक आर्थिक विकास का आकलन यानी जांच किया जाता है। यह सूचकांक देश की आबादी के विकास के 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होता है, यानी 3 प्रमुख आयामों पर आधारित होता है। नंबर 1, कितना उस देश का शिक्षा जो है कितना स्तर बढ़ा है। दूसरा कि जीवन स्तर कैसा है, यानी जीवन का लेवल कैसा है, भाई अच्छा से चल रहा है, डेवलपमेंट वाला है, विकास वाला है, या फिर कैसा है, या उसके अलावा स्वस्थ, यानी वहां के लोग किस, यानी स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है। ठीक है। ये सारा चीज, या फिर सही तरीके से कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा, सभी लोगों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है स्वस्थ का, तो ये सारे चीज जो है बस इस सूचकांक के अंदर मापा जाता है। ठीक है। चलिए
अब बात करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों में पूरा डिटेल से समझा देता हूँ, आप लोग जाकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या है कि गहन निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं हैं, दो विशेषता को उल्लेख करना है। गहन निर्वाह कृषि होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। देखिए, गहन निर्वाह कृषि निर्वाह यानी कि लोग उस पर आश्रित रहते हैं, लोग उस पर डिपेंड रहते हैं, उसी को यानी क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। तो निर्वाह कृषि एक ही स्वरूप है, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके यानी अधिक जो है मेहनत करके खेती करता है, ठीक है। इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और यानी उर्वर मृदा भूमि उर्वर 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 होना चाहिए, ठीक है। उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्षा से अधिक फसल उगाई जा सकती है। यानी क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है, यानी काफ़ी जो है मेहनत करके, जिसके अंदर जिस खेतों के अंदर पूरा डिपेंड रहता है कि भाई धूप हो, वर्षा हो, यानी कुछ भी जलवायु खराब हो, लेकिन उसके अंदर क्या करना है कि हमको अच्छा से अच्छा खेती उपज करना है। तो उसी को बोलते हैं सीधा गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। गहन निर्वाह का मतलब सीधा निर्वाह का मतलब होता है डिपेंड रहना, ठीक है। इसको कैसे भी हमको उगाना है, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। बाकी देखिए, इसमें चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। ये क्या है? गेहूँ, मक्का, चावल मुख्य फसल होती है, पता है आप लोगों को। और ये देखिए, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन ये सभी क्या है, शामिल है। और यहाँ पर दूसरा गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और उसके अलावा यानी दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। कितने हैं माननी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर देखने को मिल गया आप लोग को, ठीक है। बस आपको ऐसे ही समझ जाना है, जाकर के लिख देना है। चलिए, बाकी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अभी आप लोगों में तेजी से इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वक्त कम है और जल्दी जल्दी दिखाना भी है, इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन जैसे आप जो है 2025 की आप तैयारी करना शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल डिटेल से एक एक चीजों को समझा दूंगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर देखिए, स्वच्छंद उद्योग क्या है, तो स्वच्छंद उद्योग पहले हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थिर होते हैं, ठीक है। व्यापक का मतलब क्या होता है कि काफी मेच्योरेशन यानी उद्योग होता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी काफी जो है विविधता वाले अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों में क्या होता है, स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है, जिनके भार में क्या हो रही है कि कमी हो रही है, अथवा नहीं पर इन निर्भर नहीं रहते हैं, अथवा यहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं यहीं पर होना चाहिए ना, यहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये उद्योग यानी संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। यानी देखिए, स्वतंत्र उद्योग हम अपनी भाषा में बताते हैं, ये तो किताबी भाषा में लिख लिखा है। स्वच्छंद उद्योग यानी ऐसा उद्योग जिसको व्यापक विविधता वाले, यानी कि क्या होता है कि मेच्योरिटी वाले के एक अच्छा जो है टेक्नोलॉजी, उसके अलावा जो है अलग अलग स्थानों पर स्थिर होते हैं। इससे क्या होता है कि किसी के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है, कच्चा माल तैयार करके फिर क्या होता है कि इसको अच्छे तरीके से जो है इसको बढ़िया से बनाया जाता है। जैसे कि ये पटसन, पटसन यानी तो क्या होता है कि वो कच्चा माल है, फिर फैक्ट्री में ले जा करके जाने के बाद उसको अच्छा से साफ सुथरा करके एकदम रस्सी बनाता है, तो वही हो गया स्वच्छंद उद्योग हो गया, ठीक है। हुँ। कहीं से भी प्राप्त यानी क्या है यहाँ पर देखिए, यानी ऐसा जो पुर्जों पर निर्भर होते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन की कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। इसमें जो है ना श्रमिकों की कम अवस्था होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा विकास यानी या यूज़ करता है। बस इतना आप लोग को लिखना है। बाकी तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण। देखिए, तृतीय क्रियाकलाप, देखिए अगर प्राथमिक क्रियाकलाप पूछेगा दोस्तों तो कृषि हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी आपके पेपर में पूछा गया कि सबसे जो है पुराना यानी प्राचीनतम कौन-सा था? आखेट और संग्रहण जो है सबसे प्राचीनतम क्रियाकलाप था, ठीक है? ये ध्यान रखना। बाकी तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? नंबर 1 बैंकिंग में काम करना, परिवहन यानी कि व्यापार करना। परिवहन यानी सवारी चलाना, एक होता है व्यापार, व्यापार से भी ये भी दोस्तों क्या है? तृतीय है, ठीक है? व्यापार यानी बिज़नेस करना, है ना? ये आप लोगों को ध्यान रखना। बाकी अगला यहाँ पर देखिए 7 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मानव भूगोल के 2 उपागमों का उल्लेख कीजिए। देखिए, उपागम की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये क्या होता है ना कि ये क्या होता है कि किसी क्षेत्रों में क्या होगा कि उपागम का मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में क्या-क्या हो रहा है और कैसे विकास किया जाए, ठीक है?
तो विकास से रिलेटेड जितनी भी सारी विशेषता बतलाता है ना, उसी को उपागम बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, भौगोलिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए आमतौर पर 2 उपागम का इस्तेमाल किया जाता है। भौगोलिक, अब मान लिया हमारे जो पृथ्वी के अंदर कितनी भी सारी जो इंसान से रिलेटेड, पेड़-पौधों से रिलेटेड जितनी भी सारी जो है, क्या है कि हम घटनाओं का वर्णन करते तो उन्हीं आमतौर पर जो है ना 2 तरीके से करते हैं, ठीक है? नंबर 1 प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम। प्रादेशिक उपागम का मतलब क्या होता है देख लीजिए कि प्रदेशों का निर्माण और उनकी विशेषताएं। प्रदेशों के बारे में हम जानते हैं कैसे जो है इसको विकास हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या चीजें यहाँ पर बनी थी, निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। प्रदेश के बारे में, देश राज्य के बारे में, ठीक है, पृथ्वी के बारे में व्याख्या करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे क्षेत्र कैसे और क्यों दूसरे से अलग है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को खुद ही अपनी भाषा में बता दिया। हाँ, और बाकी यानी एक घटना जो होती है ना, ये क्या होती है, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध यानी कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन को एक यानी पूरी तरीके से समझाना, बताना कि ऐसे-ऐसे ये हमारा देश में जो ऐसे डेवलप हुआ दोस्तों, है ना? बात करते हैं 8 नंबर, जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो 2 लाभ, जल परिवहन से 2 लाभ यानी कि जो हमारा अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें दोस्तों, जल परिवहन से ही अभी जो है व्यापार किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जल परिवहन के 2 लाभ ये हैं। नंबर 1 है क्या? पर्यावरण के अनुकूल। देखिए, इसमें ना ही पेट्रोल खर्चा होता है, ना प्रदूषण होता है, ठीक है? इसमें पानी से ही जो है पानी जहाज जाता है। इससे हमको यानी क्या होता है कि यानी खराब चीज़ देखने को नहीं मिलता है, यानी कि हम लोगों को जो है ना नुकसान नहीं पहुँचता। प्रदूषण, जल परिवहन से कम प्रदूषण होता है क्योंकि कम ईंधन का इस्तेमाल होता है। भाई, ईंधन का भी कम इस्तेमाल होता है। दूसरा, कम लागत। जल परिवहन अन्य संसाधनों की तुलना में सस्ता होता है। इसमें निर्माण लागत और रखरखाव जो है ना रखरखाव लागत कम होती है। यानी इसमें जो निर्माण लागत और रखरखाव यानी कि ध्यान और सुरक्षा के लिए जो यानी कम लागत लगता है। अब देखिए, अगर पटरी ट्रेन में चलता है तो पटरी बिछाना पड़ता है भाई। पटरी के बाद साथ-साथ ईंधन यानी कि ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए कम लागत में होता है। ये यानी जल परिवहन इसलिए फ़ायदेमंद है। अब यहाँ देखिए, 2 प्रादेशिक व्यापार के समूह का नाम लिखें। 2 प्रादेशिक, उत्तर में है कि विश्व के 2 प्रादेशिक व्यापार यानी समूह। नंबर 1 है दक्षिणी यानी पूर्वी एशिया राष्ट्र का संगठन, दूसरा है यानी क्या है, सीआईएस। 2 प्रादेशिक व्यापार समूह, यानी ये एक समूह है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे देश मिले हुए हैं। भाई, हम लोग ये जो है ना एक नहर बना रहे हैं। तो इस नहर में हम लोग जो है ना क्या करेंगे कि आप लोग भी कीजिएगा, हम लोग भी करेंगे। और कोई भी देश अगर मान लिया अगर पानी जहाज के अंदर या फिर सामान के अंदर अटैक करता है, तो हम सब लोग जो है उन पर काफ़ी जो है कार्रवाई करेंगे। मान लिया अगर पता चल जाएगा, तो उनको हम लोग कुछ भी करेंगे। इसलिए संगठन बनाया है दोस्तों, ठीक है? व्यापार करने के लिए, है ना? ये 2 व्यापार है, यानी संगठन है। अब यहाँ पर देखिए, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है आखिरी 10 नंबर, ठीक है? 10 नंबर में लेकर 10 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये सारे लिख लीजिएगा। बस्तियों के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। तो बस्तियों के 2 प्रतिरूप, देखिए, एक होता है रैखिक और दूसरा होता है आयताकार। तो रैखिक की अगर बात करते हैं ना, तो क्या होता है, मानव बस्तियों का यानी निर्माण सड़कों, लाइन और नदियों आदि के किनारे होता है। देखिए, सड़कों के किनारे, उसके बाद रेलवे लाइन के किनारे, नदियों के किनारे क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए ये एक सड़क है, तो सड़क के इधर भी क्या होगा, तो रेखीय यानी घर होगा, इधर भी रेखीय घर होगा यानी रेखा वाला घर होगा, यानी इसको तो सड़क के अंदर नहीं बनाएगा, तो इसलिए रेखीय बोलते हैं। और बाकी रेलवे लाइन के अंदर रेलवे लाइन होगा तो ऐसे-ऐसे करके बनाया जाएगा, ठीक है? नदियों के अंदर, तो नदियों के अंदर भी मतलब नदियाँ अगर ऐसे रहेगा तो बीच में इधर-इधर। अब एक होता है क्या, आयताकार। आयताकार मतलब चारों तरफ से होता है, वृत्ताकार भी होता है, आयताकार होता है ना? आयताकार, है ना? अब देखिए, जैसे इसका निर्माण यानी समतल क्षेत्रों में होता है, यहाँ सड़क एक-दूसरे को समकोण काटती है। सड़क जो है ना एक-दूसरे को क्या करती है? समकोण काटती है। मान लें ऐसे ऐसे भी और ऐसे भी। तो अब देखिए, यहाँ भी घर मिलेगा, यहाँ भी घर मिलेगा, यहाँ भी घर मिलेगा, यहाँ भी घर मिलेगा, यहाँ भी घर मिलेगा। तो ये एक क्या होता है, यानी समकोण का यानी क्या होता है, समकोण बनाती है दोस्तों, ठीक है? इधर भी है तो इधर भी एक समकोण हो गया, तो इसलिए समकोण पर काटती है। तो ये हो गया आयताकार प्रतिरूप में। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 10 ही नंबर में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप लोग दोस्तों इसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे बीबीपीएल टेलीग्राम के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? और चैनल को आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी आप लोग का जितना भी एग्ज़ाम्स है, सारे एग्ज़ाम्स का मैं इसी तरीके से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दोस्तों बिल्कुल बता दूँगा, जो आप आसानी से एग्ज़ाम देकर आ जाइएगा। और 2025 में अगर आप लोग 480 के करीब लाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।